हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूथ कंपटीशन टाइम। तो कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करते कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू। दोस्तों जैसा कि आप सभी को शायद पता भी हो कि हमने अभी आरआरबी जेई से रिलेटेड अपन यूट्यूब पे एक वीडियो बना रहे थे, जिसमें हम लोग जितने भी अपने आरआरबी जेई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड हमने आपको बताया था कि यूथ कंपटीशन टाइम की तरफ से 2 बुक लॉन्च की गई है। खास करके एक जो आपके पास 2019 में आरआरबी जेई का पेपर हुआ था, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, उन तीनों पेपर को लॉन्च किया गया एक बुक के फॉर्म में, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड सोल्यूशन वहां पे मिलने वाला था। उसके साथ ही 2001 से लेकर 2022 तक के रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए, उन सारे एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस आरआरबी जेई में सीबीटी 1, स्टेज 1, स्टेज 2 में टेक्निकल के जो भी क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चनों का एक बुक बनाई गई है, जिसमें आपको सारे आरआरबी जेई एंड जितने भी रेलवे के एग्जाम से, चाहे वो मेट्रो वाले पेपर थे, उन सारे पेपर्स का कलेक्शन आपको मिलने वाला है एक बुक में। सब्जेक्ट वाइज आपके पास वो बुक थी। अगर आपको इस बुक के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं एक बार, ये आपके पास देख लो कि आरआरबी जेई का एक बुक आपके पास यहाँ पे है। अगर मैं बात करूं सिविल की, है ना, तो सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग की ये बुक आपके पास मिलने वाली आरआरबी जेई स्टेज 2 के लिए है। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको जो 2019 में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, है ना, एक 28 अगस्त को और 29 अगस्त को, 28 अगस्त को 2 शिफ्ट में एंड 29 अगस्त को एक शिफ्ट 3 में पेपर हुआ था, है ना। इस पेपर को, इस बुक में आपको ये पेपर मिलने वाला सिविल के लिए। आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही वर्जन में ये बुक अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग आरआरबी जेई 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो और भी क्वेश्चंस की नीड पड़ेगी आपको तैयारी करने के लिए। इसके लिए एक बुक आपको यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं बात करूं कि हर ब्रांच में वैसे तो है, अगर मैं सिविल की बात करूं तो सिविल में टोटल एक बुक आपके पास मिलेगी। इसमें टोटल 4500, हाँ ये देखो ये बुक आपके पास है ना, ये आपके पास बुक है। इस बुक में आपके पास क्या है कि सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग की बुक है स्टेज 2 के लिए, है ना, जिसमें आपके पास वर्ष 2001 से लेकर 2019 तक के जितने भी आपके पास आरआरबी जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर या जितने भी रेलवे वाले पेपर हुए, उन सारे पेपर्स का आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशंस मिलने वाला, सारे क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज आपके पास बुक रहेगी ना। इसमें वो सारे पेपर कवर किए गए जो अभी तक रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आप देखो कि रेलवे के जो एग्जाम्स अभी तक हुए हैं, अगर आप उसमें भी देखोगे तो एक पैटर्न आपको मिलेगा कि ये काफी सारा क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड होते हैं, है ना। काफी सारे क्वेश्चन अगर रिपीटेड होते हैं तो अगर आप ये बुक लगा के जाते हो तो आपको ऑब्वियस बात है कि बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला आपके पेपर में है। तो ये 2 बुक आपके पास है ना, अगर आप आरआरबी जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो। और हम लोग यूट्यूब पे यही काम कर रहे थे कि ये जो दोनों बुक है, इन्हीं दोनों बुक का हम लोग यहाँ पे टोटल डिटेल्ड एनालिसिस इस यूट्यूब पे इस वीडियो के माध्यम से अपने कर रहे थे ना। तो इस बुक में क्या था कि अपन अभी सबसे पहले क्या किया था कि जो 2019 वाला पेपर है, जिसमें 3 पेपर, इस 3 पेपर का डिटेल्ड सोल्यूशन इस वीडियो में लेके आया था कि आपको इसी सेम प्लेलिस्ट में बस ये वाला जो 2019 में 3 शिफ्ट में हुआ था, उसमें से 3 से लेके 5 बजे वाला, इस पेपर की बात हम यहाँ पे करेंगे इस वीडियो में। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, और आप वहां भी आपको भी सारा डिटेल्ड एनालिसिस वहां पे मिलेगा, है ना। आप क्वेश्चन होंगे दिखाने वाला हूं, जिसमें से डिस्कशन करेंगे अपन टेक्निकल वाले क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में, है ना। आपका काम ये रहेगा कि टेक्निकल वाला क्वेश्चन उसका मैसेज
आपको क्या करना है, आपको सोल्यूशन चेक करने हैं। करी जाए बात। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्रे एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ कंसंट्रेटेड लोड P एट द फ्रे एंड। आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक क्या है, एक बीम है। कौन सा बीम है? एक बीम है ना। इस बीम पे क्या हो रहा है, इस बीम पे लोड लग रहा है ना, इस बीम पे लोड अप्लाइड है, ये बीम है, और इस बीम पे लोड लग रहा है, कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है। कहाँ पे? इसके फ्रे एंड पे, इस बीम के फ्रे एंड पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है। ये बीम है, कौन सा बीम है? ये कैंटिलीवर बीम है ना। इस कैंटिलीवर बीम पे इसके फ्रे एंड पे क्या लग रहा है? एक लोड लग रहा है। कितना? ठीक है, ये लोड P लग रहा है। आपको ये बताना इस लोड P की वजह से, है ना, ये कैंटिलीवर बीम है, इस लोड P की वजह से इसका डिफ्लेक्शन बताना कितना होगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर इसका डिफ्लेक्टेड शेप की अगर आप देखोगे कैसे बनेगा, तो ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप होगा, और ये डिफ्लेक्टेड शेप है जहां पे लोड लगा है, यानी कि फ्रे एंड पे अगर आपको डिफ्लेक्शन बताना है, और इस फ्रे एंड का आपको बताना है कि इस फ्रे एंड का स्लोप कितना होगा, है ना। इस फ्रे एंड पे स्लोप की वैल्यू अगर आपको बतानी है, तो आपको ध्यान रखना है जो डिफ्लेक्शन डेल्टा ये कितना था, ये होता है PL स्क्वायर अपॉन, डिफ्लेक्शन की बात करें तो होता है PL क्यूब अपॉन 3EI, और जो थीटा की वैल्यू ये होगा कितना, PL स्क्वायर अपॉन 2EI, है ना, 2EI होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कैंटिलीवर बीम के केस में कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है फ्रे एंड पे, तो इसी फ्रे एंड पे जो डिफ्लेक्शन होगा इसकी वैल्यू होगी कितना, PL क्यूब अपन 3EI के बराबर होगा। अगर आपसे क्या पूछा जाए, अगर आपसे डेल्टा थीटा की वैल्यू पूछी जाए, स्लोप की वैल्यू फ्री एंड पे, तो इसकी भी वैल्यू कितना होगा, PL स्क्वायर अपन 2EI होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये कैंटिलीवर बीम की बात कर रहे हैं। अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, सेंटर पे मिलता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती, PL क्यूब अपॉन 40EI होता है, 48EI होता है। एंड अगर स्लोप की वैल्यू पूछा जाए, स्लोप मैक्सिमम मिलता है सपोर्ट पे, वो कितना मिलता है, PL स्क्वायर अपॉन 16EI होगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होता, है ना। एक बार आप देख लो जल्दी से कि अगर आपके पास जो बीम है, पहला बीम क्या था कि ये आपके पास था, है ना, पॉइंट लोड लग रहा था कैंटिलीवर में, तो जो डेल्टा था कितना था, ये था PL स्क्वायर अपॉन 2EI था। अगर हम बात कर ले थीटा कितना था, थीटा को ध्यान रखना होता था PL क्यूब अपॉन 3EI। इसी फ्री एंड पे ना, अगर यहीं पे क्या था, अगर ये जो लोडिंग कंडीशन था ये UDL था, अगर ये UDL होता तो थीटा कितना होता, फिर ये होता WL क्यूब अपॉन 6EI होता, है ना, ये कितना था, WL क्यूब अपॉन 6EI। एंड डेल्टा की वैल्यू कितनी होती, ये होता कितना, WL की पावर 4 अपॉन 8EI होता, है ना। ये डेटा आपको ध्यान रखना है। तीसरा अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम में, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर पॉइंट लोड लग रहा है कहाँ पे, मिड पॉइंट पे ना, पॉइंट लोड P लग रहा है मिड पॉइंट पे, तो इसी मिड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इस मिड पॉइंट पे होगा, डेल्टा मैक्स। और थीटा मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इस सपोर्ट पे होगा, थीटा मैक्स होगा यहाँ पे सपोर्ट पे ना। तो आपको अगर थीटा मैक्स की वैल्यू पूछी जाए, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा PL स्क्वायर अपॉन 16EI, कितना, PL स्क्वायर अपॉन 16EI। एंड अगर डेल्टा की बात पूछा जाए तो डेल्टा मिलेगा आपके पास इसी लोड के जस्ट नीचे, यानी कि मिड सेक्शन पे डेल्टा की वैल्यू जो मैक्सिमम होगा ये होता कितना, PL क्यूब अपॉन 48EI। ये भी डेटा आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट में और याद रखना कि अगर आपके पास कैंटिलीवर बीम, सॉरी कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और ये UDL अप्लाइड है ना, कितना अप्लाइड है, UDL अप्लाइड है, तो UDL के केस में आपको बताना है कि जो थीटा मैक्स होगा कितना होगा, थीटा मैक्स इसके पास कितना हो जाएगा, थीटा मैक्स आपको याद रखना है, ये बन जाएगा, अगर आपके पास W है, ये लोड कितना, ये अगर W है ना, ये है W लोड है और ये भी W है, थीटा बनेगा कितना, WL क्यूब अपन कितना 24EI, और डेल्टा की वैल्यू कितना है, डेल्टा जो मैक्सिमम बनेगा कहाँ पे, सेंटर पे बनेगा, ये बनेगा 5/384 WL की पावर 4 अपॉन EI। ये आपको ध्यान रखना, ये चारों बातें ना। अभी आपसे सवाल सिंपल से पहला वाला पूछा गया था, तो सिंपल ये जगह PL क्यूब अपॉन 3EI। ठीक है, सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन यहाँ पे PL क्यूब अपॉन 3EI। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पाना, सिंपल सवाल था। ठीक है, द डिजिट यूज इन द बाइनरी नंबर सिस्टम आर, आपसे पूछा जा रहा है कि जो बाइनरी नंबर, बाइनरी संख्या प्रणाली है, इसमें कौन सा डिजिट यूज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाइनरी नंबर में 2 डिजिट यूज होता है, 0 एंड 1। कितना यूज होता है, 0 यूज होता है एंड 1 यूज होता है बाइनरी नंबर में। ठीक है, बाइनरी का मतलब हो गया 2 नंबर, है ना। 2 डिजिट कौन से, 2 डिजिट आपके सामने, एक है 0 है और एक है 1 है, याद रखना है। अगला सवाल क्या है,
द ओल्ड टाइप ऑफ पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट विच इज बैंड इन द मोस्ट कंट्रीज ड्यू टू द हैवी साउंड एंड द वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज। आपसे बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा मेथड है पाइल ड्राइविंग का जिसको अभी बहुत सारी कंट्री में बैन कर दिया गया है। किस रीजन से? क्योंकि इसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा निकल के आता है और इसमें साउंड बहुत ज्यादा निकल के आता है। यानी कि पाइल की क्या करने पे, पाइल की ड्राइविंग करने पे, यानी कि जब पाइल को ग्राउंड में इंसर्ट किया जा रहा होता है उस टाइम पे इसमें से कौन सा मेथड फॉलो नहीं किया जाता है आज के डेट में, यानी कि बैन कर दिया गया किस मेथड को, किस पर्पज से, किस रीजन से। अगर रीजन देखा जाए तो ड्यू टू द हैवी साउंड एंड द वाइब्रेशन। तो ये जो मेथड आपको ध्यान रखना, ये हैमर ड्रिवन पाइल, हैमर ड्रिवन पाइल ड्राइवर है ना, हैमर ड्रिवन पाइल ड्राइवर, इस वाले मेथड को अभी के टाइम पे बहुत सारी कंट्री में बैन कर दिया गया है ड्यू टू द हैवी साउंड एंड द वाइब्रेशन। क्या होता है इसमें? इसमें पाइल को जब ग्राउंड में इंसर्ट करना होता है तो इसके ऊपर क्या करना होता है, इसके ऊपर हैमर के माध्यम से हैमरिंग करते हैं। कौन कौन सा? इसमें ड्रॉप हैमर यूज होता है ना। इसमें क्या यूज होता है? ड्रॉप हैमर। दो टाइप के हैमर आपको देखा जाए, बेसिकली कई टाइप के हैं, बट जो दो इंपॉर्टेंट है वो है ड्रॉप हैमर एंड एक है स्टीम हैमर। स्टीम हैमर में भी दो आपके पास था, एक है सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर और एक है डबल एक्टिंग स्टीम हैमर। और ये चीज आपने अपने सॉइल मैकेनिक्स वाले टॉपिक में पाइल फाउंडेशन में पढ़ा भी होगा कि ड्रॉप हैमर में फार्मूला क्या बनता है, पाइल लोड टेस्ट का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है पाइल का, एंड स्टीम हैमर में, है ना। अगर आपको ध्यान होगा वो WH/S+C वाला फार्मूला ना। इस मेथड में करना क्या होता है, इस मेथड में एक हैमर होता है और इस हैमर को H हाइट से, है ना, किसी हाइट H से फ्री फॉल करवाते हैं पाइल के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से पाइल को एनर्जी मिलती है और ये ग्राउंड में इंसर्ट करता है। बट इस हैमरिंग की वजह से क्या होता है, आपके पास वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं एंड हैवी साउंड मिलता है। और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, उसके आसपास सराउंडिंग में जो बिल्डिंग्स है या कोई भी जो बिल्डिंग्स का जो कोई भी बिल्डिंग्स है या कोई भी कंस्ट्रक्शन वाली जगह स्ट्रक्चर्स है, उसको क्या मिलता है, उसको क्या होता है, उसको हार्म पहुंचता है ना। इस वजह से उसको क्षति पहुंचती है, इस वजह से इस वाले मेथड को भी बैन कर दिया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें से कि जो हैमर ड्रिवन पाइल है इसको अभी बैन किया गया है, ठीक है, काफी सारी कंट्रीज में। अगला सवाल देखना क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ द 0.5 मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन परमाणुओं के 0.5 मोल का द्रव्यमान आपको बताना है कि अगर नाइट्रोजन का, अगर आपको एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 ग्राम पर मोल होता है, यही तो होता है एटॉमिक जो मास है किसका, एटॉमिक मास है किसका, नाइट्रोजन का होता है कितना, 14 ग्राम पर मोल होता है ना। यानी कि एक मोल नाइट्रोजन का जो एक मोल, एक एटम, है ना, एक एटम जो नाइट्रोजन है उसका कितना होता है ग्राम, वेट होता है 14 ग्राम होता है पर मोल ना। आपसे 0.5 मोल का पूछा है, अगर 1 ग्राम का कितना है 14 ग्राम है, 1 मोल का 14 ग्राम है, तो 0.5 मोल का कितना ग्राम हो जाएगा, 0.5 × 14 7 ग्राम हो जाएगा ना। अरे भैया नाइट्रोजन एटम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है कितना, तो 14 होता है। एटॉमिक वेट का मतलब हो गया कि 14 क्या है कि 1 मोल एटम का वेट है कितना, 14 ग्राम है। तो 0.5 मोल का वेट पूछा जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.5 × 14 7 ग्राम हो जाएगा। हरी बात समझ में गया, आंसर बन जाएगा डी पार्ट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको एक बार क्वेश्चन खुद से देखना है, खुद से आंसर सोचना है, उसके बाद क्या करना है, आगे वीडियोस को कंटिन्यू करना है। According to the ICAO specification for the field runway length takeoff run available is known as। अच्छा, फील्ड रनवे की लंबाई आपके पास है हेतु ICAO विनिर्देश के अनुसार टेक ऑफ रन को किसके रूप में जाना जाता है। अरे भैया इसमें से ये बोला जा रहा है कि इसमें से टेक ऑफ रन क्या है ना, क्या है टेक ऑफ रन क्या है, तो टेक ऑफ रन अवेलेबल क्या होता है, TORA है ना। TORA का मतलब हो गया टेक ऑफ रन अवेलेबल, है ना। TORA का मतलब है टेक ऑफ रन अवेलेबल, आ रही बात समझ में। TODA का क्या मतलब है, TODA का मतलब है टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। ASDA का क्या मतलब है, एक्सेलरेट स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल। और LAD का मतलब है लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। तो इन सब का फुल फॉर्म है। आपसे किसका पूछा गया, आपसे पूछा गया टेक ऑफ रन अवेलेबल। इसका बताना है कि ये पूछा गया कि इसको किस नाम से जानते हैं। तो टेक ऑफ रन अवेलेबल को TORA, टेक ऑफ रन अवेलेबल, है ना, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। इस तरीके से आपको ध्यान देना है, ठीक है।
ये तो क्वेश्चन से ही क्लियर है, अगर आप ध्यान दोगे तो इसका आंसर आसानी से लगा पाओगे। अगले क्वेश्चन पर आना, अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, When did the partition of Bengal, ये आपको नॉनटेक वाले क्वेश्चन खुद करने हैं ना, ये मैं आपके सामने इसलिए क्वेश्चन नॉनटेक वाला रखा हूं कि ताकि आपको 150 क्वेश्चन सारे यहाँ पे दिखने चाहिए, ताकि नॉनटेक वाले क्वेश्चन भी आप देखो, थोड़ा सा आइडिया लगाना अपने हिसाब से कि किस टाइप का क्वेश्चन ये है, टफ है या आसान है, या किस तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत है नॉनटेक को भी साथ में। ठीक है, अगले सवाल पे अपन करेंगे टेक्निकल वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये भी नॉनटेक का क्वेश्चन है। अगला सवाल क्या है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोट, ये भी नॉनटेक हो गया। सवाल टेक्निकल का है 9th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट ट्राईएक्सियल टेस्ट टू एसेस द इमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ एन अनलोडिंग प्रॉब्लम सच एज एन एक्सकावेशन ऑफ द क्ले स्लोप, मिट्टी की ढलान की खुदाई जैसी अनलोडिंग संबंधी समस्याओं की तत्काल स्थिरता का आकलन करने के लिए प्रयुक्त त्रिअक्षीय परीक्षण यानी कि ट्राईएक्सियल टेस्ट इसमें से कौन सा है ना। किसके लिए बात कर रही है, अगर आप इस क्वेश्चन में बस एक चीज पकड़ना आपको है, क्या पकड़ना है, पकड़ना है कि इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ अनलोडिंग प्रॉब्लम। आप कुछ नहीं, बस आप इतना ध्यान दो कि इमीडिएट सेटलमेंट है ना, इमीडिएट सेटलमेंट जब भी इमीडिएट टेस्ट करना होगा तो यूयू टेस्ट होगा, क्योंकि सबसे इमीडिएट टेस्ट आपके पास जो भी है यूयू टेस्ट है, सीयू टेस्ट है, सीडी टेस्ट है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट है एंड कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट है। ये 3 टेस्ट आपको मिलेंगे बेसिकली देखने को, है ना। इस टेस्ट, इन तीनों टेस्ट में सबसे क्विक टेस्ट कौन सा होता है, यूयू टेस्ट होता है। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट होता है, 5 से 7 मिनट लगते हैं इस टेस्ट को करने में। क्यों इतना कम टाइम लगता है, क्योंकि इस टेस्ट में नाम से क्लियर है, अनकंसोलिडेटेड यानी कि कंसोलिडेशन अलाउड नहीं है, एंड अनड्रेन्ड यानी कि ड्रेनेज अलाउड नहीं है। कंसोलिडेटेड अलाउड नहीं है, इसका मतलब पहले स्टेज जो कंसोलिडेशन स्टेज है, इस स्टेज में वाल्व क्या होता है, क्लोज होता है। एंड ड्रेनेज यानी कि अनड्रेन, ड्रेनेज भी अलाउड नहीं है, तो ड्रेनेज तो दूसरा स्टेज यानी कि सीयर स्टेज है, दूसरे स्टेज में भी वाल्व क्या होता है, वाल्व होता है क्लोज, यानी कि ड्रेनेज भी अलाउड नहीं है एंड कंसोलिडेशन भी अलाउड नहीं है। तो इस केस में जो इमीडिएट सेटलमेंट मिलेगा वो तुरंत मिल जाएगा। तो इमीडिएट टेस्टिंग कहीं पे भी करनी होगी तो कौन सा टेस्ट यूज होगा, क्योंकि यही टेस्ट क्या इमीडिएट टेस्ट है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगर आपको क्या करना होगा, इमीडिएट स्टेबिलिटी चेक करना है ऑफ एन अनलोडिंग प्रॉब्लम सच एन द एक्सकावेशन ऑफ द क्ले स्लोप, तो इस केस में आपको यूयू टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी टेस्ट आपको ध्यान होने चाहिए कि यूयू में क्या हो गया, दोनों ही केस में जो दोनों स्टेज है, एक कंसोलिडेशन स्टेज होता है, एक सीयर स्टेज होता है, दोनों स्टेज में क्या होता है, वाल्व क्लोज होता है, ताकि कंसोलिडेशन भी अलाउड नहीं होता है एंड ड्रेनेज भी अलाउड नहीं होता है। सीडी टेस्ट क्या हो गया, सीडी टेस्ट में आपके पास को ध्यान देना है कि सीडी में क्या हो गया कि कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेज में ड्रेनेज अलाउड है, यानी कि कंसोलिडेशन स्टेज एंड सीयर स्टेज दोनों में क्या है कि वाटर का जो ड्रेनेज है वो अलाउड है, यानी कंसोलिडेशन भी अलाउड है एंड ड्रेनेज भी अलाउड है। ये सबसे ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस कौन सा है, कंसोलिडेशन टेस्ट है, सीडी टेस्ट है ना, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट है। पहला ऑप्शन क्या है कि पहला है कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट है, यानी कि पहला यानी कि कंसोलिडेशन स्टेज में वाटर का जो ड्रेनेज है वो अलाउड है। दूसरा अनड्रेन्ड यानी कि दूसरे स्टेज यानी कि सीयर स्टेज में ड्रेनेज अलाउड नहीं है, ये हो गया कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। ये जो सी ऑप्शन दिया हुआ है अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, ये पॉसिबल ही नहीं होता है ना। अनकंसोलिडेटेड ड्रेन यानी कि यूसी है ना, किसकी बात है, यूडी हो गया ना, अनकंसोलिडेटेड, अगर आप अनकंसोलिडेटेड बोल रहे यू एंड डी, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं पॉसिबल होता है, आप ध्यान रखना इस बात को कि जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है ये ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। एंड ड्रेनेज जो यहाँ पे आप ड्रेन बता रहे हो ड्यू टू द सीयर, जो सीयर स्टेज में आप देखते हो, सीयर स्टेज में जो दूसरा स्टेज है, इस स्टेज में जो ड्रेनेज देखते हैं उसको बोलते हैं ड्रेन या फिर अनड्रेन्ड कंडीशन। इसका मतलब ये हो गया कि कंसोलिडेशन प्रोसेस में अगर ड्रेनेज नहीं हो पाया, अनकंसोलिडेटेड है ना, तो दूसरा जो स्टेज है, सीयर स्टेज है, इसमें ड्रेनेज तो हो ही नहीं पाएगा। समझो इस बात को कि जो कंसोलिडेशन स्टेज है या फिर जो कंसोलिडेशन होता है ये ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है, यानी कि इसको कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लगता है। और दूसरे स्टेज सीयर स्टेज में जब लोग ड्रेनेज चेक करते हैं ये कम टाइम में चेक करते हैं। तो ज्यादा टाइम अगर ड्रेनेज नहीं हो पाया, यानी कि ज्यादा टाइम में ड्रेनेज नहीं हो पाने का मतलब है कि अगर कंसोलिडेशन ही नहीं हो पाया तो दूसरे स्टेज में ड्रेनेज तो हो ही नहीं पाएगा। तो सवाल ये भी पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा टेस्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट है, पॉसिबल नहीं होता। ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखना आप, बट अभी इसके लिए आंसर बन जाएगा डी पार्ट, है ना। तो 9th का आंसर डी पार्ट बनेगा। अगला सवाल चेक कर लेना क्या है, अ लाइन जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द ट्रस इज कॉल्ड,
ट्रस के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? जो ट्रस है, ट्रस का जो टॉप एज है ना, उस वो जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? टॉप एज लाइन को बोलते हैं रिज लाइन, है ना। याद रखना कि ट्रस का जो टॉप एज होता है ना, ये ट्रस आपके पास है, मान लो कोई भी ट्रस है, इसकी जो टॉप एज लाइन है इसको क्या बोलते हैं? इसको रिज लाइन बोला जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्या 10th का आंसर बन जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। सिंपल सवाल है, आगे बढ़ दे। अकॉर्डिंग टू द ICAO रिकमेंडेशंस, व्हाट इज द रेट ऑफ एलिवेशन करेक्शन फॉर द रनवे एबव द MSL? ICAO के अनुशंसाओं के अनुसार MSL के ऊपर स्थित रनवे के लिए उन्नयन सुधार यानी कि एलिवेशन करेक्शन की दर क्या होती है? आपको ये बताना है कि सिंपल सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो बेसिक रनवे लेंथ होता है, इस बेसिक रनवे लेंथ में कितना क्या करते, करेक्शन क्या करते, एलिवेशन करेक्शन कितना होता है, ये आपको बताना है ना। तो बेसिक रनवे लेंथ में हम लोग 3 करेक्शन अप्लाई करते हैं बेसिकली। पहला क्या होता है? पहला आपके पास यही है जो आपके सामने, कौन सा है कि एलिवेशन करेक्शन है। दूसरा आपके पास क्या है? दूसरा आपके पास होता है टेम्परेचर करेक्शन होता है। तीसरा क्या है? तीसरा आपके पास ग्रेडियंट करेक्शन होता है। ये 3 करेक्शन आपके पास मिलेंगे किसमें? बेसिक रनवे लेंथ में। तो अभी आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि पहला आपके पास हो गया कि जो करेक्शन फॉर द एलिवेशन है या एलिवेशन करेक्शन है, इसमें कितना करेक्शन किस तरीके से अप्लाई करते हैं? तो बेसिक रनवे लेंथ में 7% फॉर द एवरी 300 मीटर एलिवेशन एबव द MSL। आप याद रखना कि 7% है ना, 7% पर 300 मीटर एलिवेशन एबव द MSL, इतना करेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास जो बेसिक रनवे लेंथ है कितना, वो L मीटर है। कितना है? अगर बेसिक रनवे लेंथ L मीटर है तो इस पे जो एलिवेशन करेक्शन लगेगा, मान लो एलिवेशन कितना है? एलिवेशन मान लेते हैं आपके पास है कि मान लो एलिवेशन है स्मॉल L मीटर, है ना। ये कैपिटल किसका है? ये कैपिटल L कितना? ये बेसिक रनवे लेंथ है, ये है BSL, बेसिक रनवे लेंथ है कितना? कैपिटल L है। स्मॉल L क्या है? ये आपके पास मान लेते हैं एलिवेशन है ना। MSL के ऊपर एलिवेशन कितना है? एलिवेशन है स्मॉल L। अब आपको बताना ये कि अगर आपको करेक्शन अप्लाई कितना करना है? 7% फॉर एवरी 300 मीटर एलिवेशन एबव द MSL, इतना करेक्शन अप्लाई करना है। यहाँ पे जो करेक्शन हो जाएगा ये कितना जाएगा? यहाँ पे जो करेक्शन की वैल्यू हो जाएगी ये आपको निकालना कितना, आपको ध्यान देना करेक्शन जो होगा कितना होगा? ये होगा 7% यानी कि 7/100, 7% यानी कि 7% अपॉन 100, 7% पर 300 मीटर यानी कि 7% कितना? 300 मीटर का। तो 7% की अगर 300 मीटर का है तो 1 मीटर कितना जाएगा? इतना करेक्शन हो गया है ना, इनटू कितना? स्मॉल L इनटू कैपिटल L, इतना करेक्शन हो जाएगा। आप बात सुनना है, आपसे मैं ये बोल लूं कि जो टोटल बेसिक रनवे लेंथ है ना, अगर ये L मीटर है, स्मॉल L कितना हो जाएगा? स्मॉल L एलिवेशन है यानी कि MSL के ऊपर क्या है? मीन सी लेवल के ऊपर अगर आपको एलिवेशन दिया है स्मॉल L के बराबर है ना, तो 7% इंक्रीज करना है पर 300 मीटर। कि 300 मीटर एलिवेशन पे 7% क्या करना है? रनवे लेंथ को इंक्रीज करना है। तो अगर 300 मीटर पे देखो, अगर 300 मीटर पे 7% अगर इंक्रीज करना है तो 1 मीटर पे कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 7% अपॉन 100 हो जाएगा, है ना। इस 7% को लिख दो 7/100, 7% अपॉन 300, 300 मीटर पे 7%, 1 मीटर पे कितना? 7% अपॉन 300 मीटर, तो 7/100 इंटू 1/300। स्मॉल L मीटर एलिवेशन पे, स्मॉल L मीटर एलिवेशन पे कितना करेक्शन हो जाएगा? 7/100 इंटू 1/300 इंटू L मीटर, इतना ऑफ द कैपिटल L। तो कैपिटल L इतना परसेंट था ना, ये हो जाएगा कैपिटल L। तो 7% पर एवरी 300 मीटर एलिवेशन ऑफ द एबव द MSL। अगर आपसे जो टेम्परेचर करेक्शन था ये कितना होता है? टेम्परेचर करेक्शन आप याद रखना, जो टेम्परेचर करेक्शन है ये कितना होता है? इसको आप याद रखना, ये होता है कि 1% पर 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, है ना। कितना हम इंक्रीज करते हैं? ये होता है टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई करते हैं 1% फॉर 1 डिग्री इंक्रीज इन द एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। और जो ग्रेडियंट टेम्परेचर होता है, जो ग्रेडियंट करेक्शन है, ये भी आप ध्यान रखना, ये आपके पास होता है 20%, है ना, 20%
पर 1% चेंज इन ग्रेडियंट, 1% चेंज इन ग्रेडियंट होने पे कितना 20% क्या करते हैं करेक्शन अप्लाई करते हैं चेंज इन ग्रेडियंट। ये बात आपको ध्यान रखना है। 20% यहाँ पे है, 20% पर 1% है ना, ये याद रखना कि 20% आपको यहाँ पे करेक्शन अप्लाई करना है और 1% करेक्शन यहाँ पे टेम्परेचर करेक्शन है और 7% पर 300 मीटर कहाँ पे होता है एलिवेशन करेक्शन होता है। ये 3 करेक्शन आपको बेसिक रनवे लेंथ में आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर यहाँ तक की बात क्लियर तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपके सामने ये है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट शुड बी लेस देन, फिलेट का जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितना होना चाहिए, शुड बी लेस देन है ना, कितने से कम होना चाहिए। 1 टाइम द साइज ऑफ द वेल्ड, 3 टाइम द साइज ऑफ द वेल्ड, 2 टाइम्स द साइज ऑफ द वेल्ड एंड 4 टाइम्स द साइज ऑफ द वेल्ड। तो बताइए 12th का आंसर क्या बनेगा कि आपको बताना है कि कितना से कम होना चाहिए इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट शुड नॉट बी लेस देन, कितने से कम नहीं होना चाहिए बताइए। तो मिनिमम इफेक्टिव लेंथ जो वेल्ड का है वो 4s यानी कि 4 टाइम ऑफ द साइज ऑफ द वेल्ड है ना। जो इफेक्टिव लेंथ है इस इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम इंटू एस, 4 टाइम द इफेक्टिव साइज ऑफ द वेल्ड। कितना होना चाहिए 4 टाइम्स द साइज ऑफ द वेल्ड, इससे कम नहीं होना चाहिए है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपसे ये बोला जाए कि जो इफेक्टिव लेंथ है किसका फिलेट वेल्ड का, ये 4 इंटू एस यानी कि 4s से कम नहीं होना चाहिए, जहां पे s क्या साइज ऑफ द वेल्ड होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, बता दो। अगर यहां तक की बात बता दो तो अगर हम इफेक्टिव लेंथ की बात करें तो इफेक्टिव लेंथ होता क्या है, इफेक्टिव लेंथ होता है कि टोटल लेंथ। इफेक्टिव लेंथ अगर आपसे कभी पूछ जाए कि इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, एल इफेक्टिव क्या होता है, एल इफेक्टिव होता है कि टोटल लेंथ माइनस 2s होता है। माइनस कितना होता है, माइनस टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड माइनस 2s, जहाँ पे s क्या साइज ऑफ द वेल्ड है। तो ये वाली 2 बातें आपको ध्यान अभी के लिए रखना है कि इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो होना चाहिए टोटल लेंथ माइनस 2s होना चाहिए और इस इफेक्टिव लेंथ की जो वैल्यू है ये होना चाहिए 4s से कम नहीं होना चाहिए। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या आ जाए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्या है। Which of the following is are an example of utility program? निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। ऑल ऑफ द ऑप्शंस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नेटवर्क मैनेजर्स एंड द फाइल कंप्रेशन। नॉन टेक का क्वेश्चन है, एक बार बता दो क्या आंसर बनेगा 13 का। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा ए पार्ट यानी कि सारे है ना, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल्स है, यूटिलिटी प्रोग्राम का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। तो ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क मैनेजर्स है एंड द फाइल कंप्रेशन है, ये सारे ही किसके एग्जाम्पल्स है, ये यूटिलिटी प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है क्या, अगर ठीक है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आ रही बात समझ में क्या? ये देखो नॉन टेक वाले क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बता देना कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। द स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय द बेंडिंग मोमेंट इज कॉल्ड, बेंडिंग मोमेंट से जो स्ट्रेसेस जनरेट होगा उस स्ट्रेसेस को क्या बोला जाता है, यही सवाल आपसे पास हुआ है। टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। आपको पता है कि बेंडिंग स्ट्रेस से जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल या फिर आनमन प्रतिबल बोला जाता है। और आपको पता है कि अगर आपके पास मोमेंट m अप्लाई हो रहा है, m अपान i इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इक्वल टू कितना था, ई अपान आर होता है। ये बेंडिंग इक्वेशन है, ये बात आपको ध्यान देना है। इस बेंडिंग इक्वेशन में अगर आपके पास मान लो कोई बीम है ना, कोई बीम है, इस बीम पे अगर कोई एक बीम आपके पास है, इस बीम पे मान लो कि आपके पास जो लोड अप्लाई हो रहा है, ये मान लेते कोई एक बीम है ना, ये बीम आपके पास, इस बीम पे मान लो कि मोमेंट अप्लाई हो रहा है ना, ये मोमेंट क्या है, ये प्योर मोमेंट m है। और इस मोमेंट के क्या बोलेगा, ये बिंड, ये जो बीम है ये बेंड करेगी। इस बीम जो बेंड करेगी, इस बीम का जो कर्वेचर, जो कर्व बनेगा, क्या बना, ये जो इस बीम का जो ये जो बीम है, ये जो कर्व का, ये जो सर्कल का जो कर्वेचर गेन करेगा, इसके रेडियस को क्या बोल रहे हैं, इसके रेडियस को बोला जा रहा है कैपिटल R। और जो एंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा स्टील का, वो हो गया E। सिग्मा की जो स्ट्रेस जनरेट हुआ जिसको बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं, फिर फ्लेक्सुरल स्ट्रेस बोलते हैं। वही बात आपसे पूछा गया कि जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है किसमें, बेंडिंग मोमेंट में,
उसको क्या बोलोगे? तो बेंडिंग मोमेंट वाले स्ट्रेस को बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, या फिर इसको बोल देते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। आ रही बात समझ में? और ये बेंडिंग किसकी वजह से मिलता है? बीम में जो बेंडिंग मिलती है ड्यू टू द ट्रांसवर्स लोडिंग मिलती है। किसकी वजह से? ड्यू टू ट्रांसवर्स लोडिंग क्या मिलेगा? बीम में बेंडिंग मिलता है देखने को, तो ट्रांसवर्स लोडिंग है ना, ट्रांसवर्स लोडिंग से बीम में क्या मिलती है? बेंडिंग देखने को मिलता है। 15 का आंसर बन जाएगा डी पार्ट। ठीक है क्या? ये सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एग्जाम में, तो आप एक बार जरूर अच्छे से ध्यान दे देना कि किस टाइप का सवाल पूछा गया। सवाल बहुत टफ नहीं है ना, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बट हाँ ये सारे सब्जेक्ट का कवरेज है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो एक बार पेपर को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए, उसी के हिसाब से आपको अपने CBT 1 एंड CBT 2 दोनों के लिए अभी से प्रिपेयर होने की जरूरत है। क्योंकि आप मान के चलो इस बार जो कंपटीशन आपके एग्जाम में रहने वाला है वो 2019 वाला जो लास्ट ईयर का, जो लास्ट टाइम का पेपर है RRB JEE का, उससे काफी ज्यादा रहने वाला है ना। तो सीट भी कम है, ऑलमोस्ट इस बार सीट 7000 समथिंग, 7000 प्लस सीट है, जो कि पिछली बार से काफी कम है। तो पिछली बार से सीट भी कम है, कंपटीशन भी पहले से ज्यादा बढ़ा है। तो आपको कंपटीशन बढ़ा है, इसलिए आपको तैयारी इस तरीके से करनी पड़ेगी कि अभी से आप क्या कर लो, CBT 1 एंड CBT 2 दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, टेक्निकल आप पढ़ रहे हो तो एक बार पेपर का थोड़ा आइडिया लेके रखो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। बाकी क्वेश्चन की अगर हम बात करें 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एंड मास डेंसिटी का रेशियो क्या कहलाता है? तो अगर आपने देखा है तो म्यू क्या होता है, न्यू क्या होता है, क्या होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये होता है म्यू अपान रो, है ना। यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी अपान रो, यानी कि डेंसिटी का जो रेशियो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो आपको ध्यान देना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, ये होता है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी अपॉन रो यानी कि डेंसिटी, है ना। यूनिट क्या होता है, अगर इसका यूनिट देखना है तो यूनिट कितना होता है इसका यूनिट होता है कितना बताइए, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। क्या होता है यूनिट इसका जो यूनिट होता है कितना होता है ना, इसका यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और आप एक बात ध्यान रखना कि 1 स्ट्रोक, इसका जो CGS यूनिट होता है कितना होता है, 1 स्ट्रोक होता है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है 10 की पावर कितना, 10 की पावर -1। ध्यान रखना 0 पॉइंट कितना, 0.1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, ये बात याद रहेगा। और जो आपके पास डायनेमिक विस्कोसिटी है म्यू, हाँ, इसका यूनिट कितना होता है, ये होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं पास्कल सेकंड होता है ना। और आपको याद रखना है कि 1 पाइज किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 10 की पावर -4 पास्कल सेकंड के बराबर होता है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। बाकी सिंपल सा सवाल ये है कि द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी म्यू अपान रो का जो रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है क्या? ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर जाओ। The interaction of the electromagnetic radiation produced with the specific wavelength to illuminate a target on the terrain of for studying its scattered radiance is called। चमक के बिखरा का अध्ययन करने के लिए किसी मैदान पर स्थित लक्ष्य को प्रकाशित करने के लिए एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्य का उत्पन्न विद्युत चुंबकीय विकिरण के अन्योन्य क्रिया को क्या कहा जाता है? एक्टिव रिमोट सेंसिंग, न्यूट्रल रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग। 17 का आंसर आप बताइएगा क्या बनेगा 17 का आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इसको क्या बोलते हैं, ये है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग, यानी कि सक्रिय रिमोट सेंसिंग बोला जाता है। ठीक है क्या? तो 17 का आंसर समझ में आ रहा है, 17 का आंसर बन जाएगा ए। बट अगले सवाल पर जाना क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, which of the following is the type of roof which slopes in the 2 directions with a break in the slope on the east side। निम्न में से किस प्रकार की छत में दोनों दिशाओं में ढलान होती है और प्रत्येक दिशा में ढलान में एक ब्रेक होता है? बताइए क्या होगा, है ना।
आपसे बोला जा रहा है कि देखो आपके पास जो रूफ है ना, देखो सुन लो एक बार, आपके पास अगर दो रूफ है, दो स्लोप है, रूप सुनो, अगर आपके पास क्या हो जाए, अगर आपके पास दो स्लोप्ड सरफेस है ना, अगर दो स्लोप्ड सरफेस है यानी कि एक रूप है जिसमें से दो तरफ से स्लोप्ड सरफेस है, अगर दो तरफ से स्लोप्ड सरफेस है तो आपके पास जो रूप बनता है इसको क्या बोलते हैं, इसको गैबल रूप बोलते हैं, है ना। अगर दो तरफ से स्लोप्ड सरफेस है यानी कि अगल बगल से क्या है जो सरफेस है वो स्लोपी सरफेस है, और सामने से अगर फ्रंट से देखोगे या रेयर एंड से देखोगे है ना, सामने या पीछे से अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा होगा, है ना, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वर्टिकल ट्रायंगल बन रहा होगा, तो इसको बोलते हैं गैबल रूप। तो गैबल रूप में आप याद रखना कि कितने स्लोप होते हैं, दो स्लोपी सरफेस होते हैं, दो स्लोप्ड सरफेस होते हैं, और इसका जो फ्रंट से एंड रेयर एंड से जो आपके पास जो ट्रायंगल बन रहा है ये वर्टिकल ट्रायंगल होते हैं। तो इस टाइप के रूप को क्या बोलते हैं, गैबल रूप, है ना। लेकिन अगर इसी गैबल रूप में ये जो स्लोप्ड सरफेस है ये कंटिन्यूअस स्लोप सरफेस ना होकर डिसकंटिन्यूअस हो जाए, यानी कि इसका जो कंटिन्यूटी है ब्रेक कर जाए, यानी कि इसका जो स्लोप है ऐसे पहले फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे एंड फिर ऐसे। अब ये देखो कि अभी भी दो ही स्लोप्ड सरफेस है, क्या है, केवल आमने सामने से अभी भी स्लोप्ड सरफेस नहीं है, यानी कि सामने से जो वर्टिकल ट्रायंगल अभी भी बन रहा है वो भी जो ट्रायंगल बन रहा है वो वर्टिकल ट्रायंगल ही बन रहा है ना, जो ट्रायंगल बनेगा अभी भी सामने से वर्टिकल ट्रायंगल बनेगा, यानी कि दो साइड से ही क्या है स्लोप्ड सरफेस है, लेकिन अभी स्लोप में क्या ब्रेक है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रूफ विच स्लोप्स इन टू डायरेक्शन, स्लोप किसमें, दो डायरेक्शन में, लेकिन इस स्लोप में क्या है, इस स्लोप में ब्रेक है विद टू डायरेक्शन विद द ब्रेक इन द स्लोप ऑन ईच साइड, दोनों साइड का जो स्लोप है इसमें ब्रेक मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैम्ब्रेल छत, है ना, गैम्ब्रेल रूफ बोला जाता है। आ रही बात समझ में। तीसरा ऑप्शन एक बार चेक करना है, तीसरे ऑप्शन में क्या है, हिप रूफ है। हिप रूफ क्या होता है कि अगर आपके पास जो छत है या जो रूफ है वो चारों तरफ से स्लोप्ड सरफेस है, यानी कि अगल बगल से स्लोप्ड है एंड आमने सामने से भी जो आपके पास फ्रंट से दिख रहा है वो वहां पे भी स्लोप्ड सरफेस है एंड रेयर एंड से भी क्या है स्लोप्ड सरफेस है, यानी कि जो फ्रंट से आपके पास ट्रायंगल बन रहा है अब वो वर्टिकल ट्रायंगल ना बन के वो स्लोप्ड ट्रायंगल बन रहा है ना। आ रही बात समझ में। यानी कि अभी जो स्लोपी सरफेस है ये चारों तरफ से अगल बगल से एंड आमने सामने से भी अब चार स्लोपी सरफेस है, चार स्लोप्ड सरफेस है, और अब जो फ्रंट से आपके पास ट्रायंगल अभी बनता हुआ दिख रहा है, अब ये जो ट्रायंगल है ना वो स्लोप्ड ट्रायंगल, अब ये वर्टिकल ट्रायंगल नहीं है, इसको बोलते हैं हिप रूफ, है ना। इस टाइप के रूप को बोलते हैं हिप रूफ। और इसी हिप रूफ में क्या किया जाए, टॉप पे एक फ्लैट रूफ प्रोवाइड कर दिया जाए। इस हिप रूफ में जो टॉप से कट करके टॉप वाला जो सरफेस है वहां पे एक इस तरीके से, है ना, ऐसे करके मान लो ये स्लोप सरफेस चारों तरफ से ना, ये अगल बगल एंड फ्रंट से रेयर से भी, लेकिन यहाँ पे एक फ्लैट रूफ प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे। इस टाइप के इस टाइप के छत को क्या बोल देते हैं, मैंसर्ड रूफ बोलते हैं। मैंसर्ड रूफ हो गया, ठीक है। अभी सवाल सिंपल सा था, गैम्ब्रियल रूफ का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको टाइप ऑफ रूफ, है ना, टाइप ऑफ रूफ, कितने टाइप के रूफ है, बस आपको एक बार डिफिनेशन या एक बार आप एक काम कर रहे हैं ना, गूगल से क्या कर लेना कि सारे जो टाइप के रूप है, टाइप ऑफ रूप, एक बार आप सबके इमेज देख लेना। अगर एक बार आप सबका इमेज देख लोगे तो मोटा मोटी बातें क्लियर हो जाएंगी जहां सवाल एग्जाम में बनता है। बस क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि कितने स्लोप्ड रूप है, ये वर्टिकल ट्रायंगल किसमें स्लोप्ड ट्रायंगल है। तो ये थोड़ा सा आपको एक बार देख के जाना ना। गैबल एंड गैम्ब्रल में क्या डिफरेंस है, हिप एंड मैंसर्ड में क्या डिफरेंस है ना, ये सारी बातें एक बार इमेज देखोगे तो क्लियर हो जाएंगी। 18th का आंसर बन जाएगा बी पार्ट्स। अगले सवाल पे आ जाओ। फॉर अ वर्टिकल स्टीपेंड वेब ऑफ अ प्लेट ग्रेडर द लेसर क्लियर डायमेंशन ऑफ द पैनल शुड नॉट एक्सीड। प्लेट ग्रेडर के ऊर्ध्वाधर कसे हुए वेब के लिए पैनल का निम्न में क्लियरेंस बीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। अब से सवाल ये पूछा जा रहा है कि स्टिफनर की बात कर रहे हैं ना, प्लेट ग्रेडर में स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं क्या करने के लिए, स्ट्रेंथ, वेब की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, है ना, वेब की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए प्रोवाइड करते हैं स्टिफनर। तो काफी सारे कंडीशन है, वर्टिकल स्टिफनर भी प्रोवाइड करते हैं एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अगर दोनों स्टिफनर आप प्रोवाइड कर दोगे, है ना, अगर ऐसा जहां पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों स्टिफनर प्रोवाइड हो जाएगा वहां पे एक पैनल बन जाएगा, है ना। आपसे ये पूछा जा रहा है इस पैनल की मिनिमम जो डिस्टेंस है वो कितना से कम नहीं होना चाहिए एंड मैक्सिमम डिस्टेंस कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो बात आपसे पूछा जाता है। आ रही बात समझ में।
19 नंबर सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस अगर आपके पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों स्टेपनर आपने प्रोवाइड किया है तो इसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन 180 टी, कितना 180 टी से ज्यादा नहीं, कम नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 270 टी, 270 टी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां पे टी क्या है, टी है थिकनेस है, किसका, थिकनेस ऑफ द वेव, टी है थिकनेस ऑफ द वेव ऑफ द प्लेट ग्रेडर, थिकनेस ऑफ द वेव ऑफ द प्लेट ग्रेडर। ठीक है, ये बात आप ध्यान देना। तो 180 टी से कम नहीं होना चाहिए और 270 टी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये दोनों ही बात आप ध्यान रखना। बाकी आप देख लेना कि वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड कब कब करते हैं। एक तो डी अपन टी डब्ल्यू की वैल्यू लेस देन 85 हो जाए, है ना, लेस देन आर इक्वल टू 185, देन आपके पास ट्रांसफर स्टिफनर प्रोवाइड करते केवल। अगर इसकी वैल्यू डी अपन टी डब्ल्यू की वैल्यू जो है 85 से ज्यादा हो जाए लेकिन लेस देन आर इक्वल टू 200 के बराबर हो, है ना, तो क्या करते हैं, इस वर्टिकल स्टिफनर के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी प्रोवाइड कर देते हैं एट द 0.2 डिस्टेंस पे, है ना, टॉप यानी कि फ्लैंज से 0.2 डिस्टेंस पे प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। कब, जब डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू, डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू 85 से ग्रेटर हो जाए लेकिन लेस देन और इक्वल टू 200 रहे। अगर इसी की वैल्यू डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए, किससे, 200 से ज्यादा हो जाए लेकिन लेस देन 250 हो जाए, लेस देन आर इक्वल टू 250 तक है, तब तक हम प्रोवाइड करते हैं एक दूसरा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी प्रोवाइड कर देते हैं। कहाँ पे, मिड डेप्थ पे, है ना। एक बार देख लेना इस बात को, ये भी सवाल पूछा गया कई बार कि अगर आपसे पूछा जाए कि डी अपॉन टी डब्ल्यू की जो वैल्यू है ना, डी अपॉन टी डब्ल्यू की जो वैल्यू अगर ये जाए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 85, अगर डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू लेस देन, लिए समझो कि डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू लेस देन 85 है तो कोई भी स्टिफनर देने की जरूरत नहीं, नो स्टिफनर, है ना। अगर डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाए, नो स्टिफनर, डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 85 हो जाए, बट ग्रेटर देन 85 बट लेस देन आर इक्वल टू 200 है, तो क्या मिलेगा, तो केवल वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे ना। अगर ये हो जाए इसकी वैल्यू डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू क्या जाए, ग्रेटर हो जाए 200 से लेकिन लेस देन आर इक्वल टू 250 ही रहे, अभी क्या करेंगे, वर्टिकल स्टिफनर प्लस हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, और ये जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होगा ये होगा एट द 0.2 डी डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप फ्लैंज, फ्रॉम टॉप ऑफ फ्लैंज, टॉप फ्लैंज से कितने डिस्टेंस पे, टॉप फ्लैंज से 0.2 डी डिस्टेंस पे। ठीक है, अगर यही जो डी अपन टी डब्ल्यू की वैल्यू है ये ग्रेटर देन कितना, ये ग्रेटर देन 400, ये 400 से ज्यादा हो जाए तो अब क्या करना पड़ेगा कि आपको प्लेट कितना जो 250, 400 ज्यादा, तो अब यहाँ पे वर्टिकल स्टिफनर और ये जो पहला हॉरिजॉन्टल है, पहला जो स्टिफनर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर इसको प्रोवाइड करोगे एट 0.2 डी पे। अब एक और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड कर देंगे एट द मिड डेप्थ पे, कहाँ पे, मिड डेप्थ पे। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये भी सवाल पूछा जाता है तो आप इसको भी बता देना। ठीक है, तो 20th का आंसर नहीं कौन सा था, इसका आंसर बन जाएगा कितना, 180 टी। ठीक है, 20th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट एरिया, इनमें से किस क्षेत्र को कारपेट क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि द वॉल्स अलोंग विद द डोर्स एंड अदर ओपनिंग, दरवाजे और अन्य खुले स्थानों के साथ साथ दीवारों को, और ऑफ द ऑप्शंस एंट्रेंस गेट एंड वरांडा कॉरिडोर्स एंड द पैसेज। आपको बताना है कि जो कारपेट एरिया कैलकुलेट करते हैं, कारपेट एरिया में किन किन चीजों को कंसीडर नहीं करते, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो कारपेट एरिया क्या होता है, ये बिल्डिंग का क्या है, फ्लोर का यूजेबल एरिया है। आपसे अगर पूछा जाए कि केवल कारपेट एरिया होता क्या है, तो कारपेट एरिया आपको ध्यान रखना है क्या होता है। अगर आपने पढ़ा होगा प्लिंथ एरिया क्या होता है ना, कारपेट एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया, ये होता है कारपेट एरिया ना, सर्कुलेशन एरिया। प्लिंथ एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया, ये क्या होता है, ये है कारपेट एरिया होता है। ठीक है, ये आप लिख लो यहाँ पे क्या है, ये है कारपेट एरिया। तो प्लिंथ एरिया में से अगर आपने सर्कुलेशन एरिया क्या करना ना, माइनस कर देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा क्या, कारपेट एरिया बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक, अब तो प्लिंथ एरिया की अगर बात किया जाए ना, प्लिंथ एरिया में, प्लिंथ एरिया की अगर मैं बात करूं, प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया होता क्या है, आपको अगर ये ध्यान है बताइए, प्लिंथ एरिया क्या होता है ना, ये क्या होता है,
ना, इट इज द built up area, it is a built up area measured at the measured at the floor level of any story or the basement है। तो ये आपको समझना चाहिए। पहले तो प्लिंथ एरिया क्या होता है, ये टोटल बिल्डअप एरिया है जिसको आप मेजर करते हो किसी भी फ्लोर लेवल पे या फिर आप बेसमेंट का जो फ्लोर लेवल है उस बेसिस उस पे है। तो इस टोटल एरिया को बोलते हैं बिल्टअप एरिया। और अगर आप इसी बिल्टअप एरिया में सर्कुलेशन एरिया को माइनस कर दोगे तो आपके पास मिल जाएगा कारपेट एरिया। और कारपेट एरिया जो आपके पास निकल के आता है, इस कारपेट एरिया में है ना, आपने जो कारपेट एरिया है ये कौन सा एरिया बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि जो रियल में टोटल फ्लोर पे जितने एरिया पे आप लोग नाम से क्लियर ना, नाम में ही कारपेट एरिया का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी फ्लोर पे कितनी जगहों पे कितने स्पेस पे आपको अगर कारपेट बिछाना है तो कारपेट कितने एरिया पे बिछा सकते हो, है नाम से क्लियर है। कारपेट एरिया का मतलब ये हो गया कि अगर आपको किसी भी फ्लोर पे कारपेट बिछाना है तो कितने एरिया पे कारपेट बिछा पा रहे हो, और इसी एरिया पे कहीं ये क्या होता है, यही आपके पास यूजेबल एरिया होता है, आप इतने ही एरिया को यूज कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो इट इज द यूजेबल एरिया, यूजेबल और लिवेबल एरिया ना, इतने एरिया पे क्या कर सकते हो आप यूज कर सकते हो, इसको कारपेट एरिया बोलते हैं। और ये किसका सबसेट हो गया, ये प्लिंथ एरिया का सबसेट हो गया। अगर इतनी बात समझ पा रही है तो आपको कंसीडर ये करना है कि अब आपको बताना है कि कारपेट एरिया में किन किन बातों को कंसीडर नहीं करते, किन किन एरिया है ना, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास ये जितने भी ऑप्शन है इनको आप याद रखना कि आपके पास द वॉल्स अलोंग विद द डोर्स एंड द अदर ओपनिंग, यानी कि आपके पास जो प्लिंथ एरिया में वॉल के एरिया को कंसीडर करा जाता है, लेकिन कारपेट एरिया में जो वॉल का एरिया है इस वॉल के एरिया को कंसीडर नहीं करते, यानी कि ये माइनस करते हैं टोटल में से प्लिंथ एरिया में से। एंट्रेंस गेट को भी माइनस करना होता है, इसके भी एरिया को कंसीडर नहीं करते। अब देखो ये सारी जगहों पे आप कारपेट बिछा नहीं पाओगे, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बरामदा हो गया, कॉरिडोर हो गया एंड पैसेज हो गया, ये सारा सर्कुलेशन एरिया है ना। तो इन सारे को क्या करते हैं, कारपेट एरिया में कंसीडर नहीं करते। आंसर बन जाएगा इसका बी पार्ट। आज बात समझ में क्या, सिंपल सवाल है, आपको बस ये बताना था कि कारपेट एरिया में किन किन बातों को कंसीडर नहीं करते। एक बार आपको सब देख लेना है कि कौन कौन से एरिया हो गया। सर्कुलेशन एरिया में आपको बरामदा, कॉरिडोर एंड पैसेज हो गया, एंट्रेंस गेट हो गया एंड द वॉल्स हो गया, इन वॉल्स को कंसीडर नहीं करते। ठीक है क्या, तो 20th का आंसर बन जाएगा बी पार्ट। सारी बात समझ में। अगले सवाल पे जाओ, अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने, the large steel cylindrical metal containers used in the RMC plants used for the storing cement and or fly ashes and the such cementitious materials are named as। आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि एक लार्ज स्टील सिलेंड्रिकल मेटल कंटेनर है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, किसी भी सीमेंटियस मटेरियल के स्टोरेज के पर्पस के लिए, चाहे आपके पास सीमेंट हो गया, फ्लाई एश हो गया, इन सब के स्टोरेज के लिए इस लार्ज सिलेंड्रिकल मेटल कंटेनर को यूज करते हैं। इसको क्या पूछा, क्या बोला जाता है, तो वही सवाल है कि आरएमसी संयंत्रों में सीमेंट और फ्लाई एश और अन्य सीमेंट युक्त सामग्रियों को संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त बड़े आकार के स्टील निर्मित बेलनाकार कंटेनरों को क्या कहा जाता है। तो आपका सवाल बस इतना सा है कि इस कंटेनर का नाम क्या है ना, ये क्या है, लार्ज स्टील सिलेंड्रिकल मेटल कंटेनर। इसका हम यूज करते हैं इसलिए स्टोरेज पर्पस के लिए सीमेंटियस मटेरियल का। तो इसके बोलते हैं सिलोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइलो बोलते हैं, साइलो बोलो ना, इसको साइलो बोलते हैं। ठीक है, क्या है, ये एक स्टोरेज कंटेनर होता है प्लांट में जिसका हम यूज करते हैं सीमेंटियस मटेरियल को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए लंबे टाइम के लिए, है ना, ताकि सीमेंट क्या कर पाए, डिटोरिएट ना हो पाए। तो इसको हम बोलते हैं साइलो। ठीक है क्या, 21 का बन जाएगा आंसर बी पार्ट। आ रही बात समझ में। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या है, the loss of head in the pipe due to the friction is calculated by। घर्षण की वजह से पाइप में होने वाले शीर्ष हानि की गणना किसके द्वारा की जाती है। आपसे पूछा जाए फ्रिक्शन लॉस जो होता है, ये इसकी जो इसकी कैलकुलेशन करते हैं वो किन किन नियम से करते हैं। पहला डार्सी, बेसिक क्वेश्चन है, दूसरा क्या डार्सी लॉ है, तीसरा चेजिस लॉ है और चौथा क्या एनर्जी लॉस है। तो आपको याद रखना है कि जो हेड लॉस आपके पास मिलता है फ्रिक्शन की वजह से, ये कितना होता है, इस हेड लॉस का फॉर्मूला एच एफ कितनी होती है,
ये होता है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी होता है, यही होता है क्या? ये हेड क्लास की फार्मूला कितना होता है? एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। अगर आपको क्यू के टर्म में लिखना है, ठीक है, तो क्यू छोड़ कितना होता है? ए इंटू वी होता है। अगर आपको वी रिप्लेस करना है किससे? वी को रिप्लेस करना है क्यू अपॉन ए से, और ए की वैल्यू रख देना कितना? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो आपके पास ये जो फार्मूला आएगा इसमें याद रखना 8 क्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर जी इंटू एफ एल डी की पावर 5 है ना। देखो कितना सिंपल है कि 8 इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर जी एफ एल डी की पावर 5 आता है। अच्छा, यहीं पे अगर हम 8 पाई और जी की वैल्यू पुट कर दें, है ना, पाई की वैल्यू 3.14 और जी की वैल्यू 9.8, अगर 9.8 हम पुट कर दें तो ये जो वैल्यू आएगा निकल के आपके पास आता है कितना? ये भी आप करना डायरेक्ट एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 इंटू डी की पावर 5 आता है ना। आप इसको डायरेक्ट भी ध्यान रखना, इसकी वैल्यू कितनी है? 12.1 इंटू डी की पावर 5, ठीक है क्या? ये आ जाएगा डी की पावर 5 है ना। जहां पे आपको एफ ध्यान रखना, एफ होता है क्या? एफ होता है फ्रिक्शन फैक्टर। ये आपको ध्यान रखना जरूर से, एफ यहाँ पे क्या है? एफ है फ्रिक्शन फैक्टर ना, फ्रिक्शन फैक्टर है। और अगर आपके क्वेश्चन में फ्रिक्शन फैक्टर फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है एफ डैश, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन फैक्टर, और अगर आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये आपके पास निकल जाता है कितना? 4 टाइम्स है। अगर ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना एफ डैश है, तो आपको ये ध्यान रखना कि जो एफ की वैल्यू है ये होता है कितना? 4 टाइम एफ डैश होता है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको फ्रिक्शन फैक्टर निकालना पड़ेगा, जो कितना होगा? 4 टाइम एफ डैश के बराबर। ये टोटल फार्मूला आपको ध्यान रखना है। और आपको ये जो फार्मूला है ये किसके द्वारा गिवन बाय? तो ये फार्मूला गिवन बाय डार्सी-वेस्टरगार्ड इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? डार्सी-वेस्टरगार्ड इक्वेशन बोलते हैं, है ना। आंसर बन जाएगा ये पार्ट, डार्सी-वेस्टरगार्ड इक्वेशन, ठीक है। और आपको फार्मूला ध्यान रखना है कि जो एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी होता है, अगर इसको क्यू के टर्म में लिखना होगा तो आप डायरेक्ट ध्यान रखना 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर जी इनटू कितना? क्यू स्क्वायर एफ एल अपॉन डी की पावर 5, ठीक है। अगर इसको आप पाई की वजह जी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको पता चलेगा एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 इनटू डी की पावर 5, ठीक है। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। 20 सेकंड का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगले क्वेश्चन बना, When is the वर्ल्ड वाइड, आप बताना इसको वर्ल्ड वाइड लाइफ डे क्या होता है ना, इसका डेट बताना उसको कमेंट बॉक्स में। अपन नॉन टेक वाले क्वेश्चन क्या करेंगे? स्किप करेंगे, अपन टेक्निकल वाले क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। अगले सवाल पे आना क्या है? द स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू डिवाइड द स्टेजेस इन द डिफरेंट लेवल इज टर्म्ड एज, स्टेज को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने के लिए प्रयुक्त संरचना को क्या कहता है? ये बता सभी को पता है, फ्लोर बोलते हैं। फ्लोर का काम क्या है? फ्लोर का काम है डिफरेंट स्टोरेज को क्या करना? डिवाइड करना, ठीक है। आगे बात समझ, 24 का आंसर दीपार बनेगा। अगले सवाल बना क्या? द स्पेस बिटवीन द टू एडजेसेंट ट्रसेस इज कॉल्ड, दो आसन्न कैचुअल, यानी कि जो स्पेस है किसके बीच में? ट्रसेस के बीच में, इसको क्या बोला जाता है ना? स्पैन, पिच, बे या फिर पैनल। तो दो जो आपके पास, अगर ये क्या है आपके पास, अगर ये कोई ट्रस है ना, अगर ये दो ट्रसेस है, इन ट्रसेस के बीच का जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोला जाता है? इस स्पेस को बोलते हैं बे। इसके बीच का जो स्पेस बन जाता है, इस स्पेस को बोलते हैं बे बोलते हैं। और इसके जो आपके पास ये जो दो ट्रस है, इस ट्रस का जो टॉप एज है ना, इसको जो लाइन कनेक्ट करता है इसको बोलते हैं रिज लाइन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिज लाइन बोला जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिज लाइन क्या होता है? ट्रस का जो टॉप मोस्ट एज होता है ना, इसको जो कनेक्ट करता लाइन, उस लाइन को बोलते हैं रिज लाइन। और इसके बीच में दो ट्रस के बीच का जो स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट ट्रस के बीच का स्पेस को बोलते हैं बे बोला जाता है। तो इसका आंसर बन जाएगा सी पार्ट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? बे बोलते हैं। आज बात समझ में। अगले क्वेश्चन में जाओ। अगला क्या है? कोबाल्ट इज द एग्जांपल ऑफ विच मटेरियल। आपको बता रहे हैं कोबाल्ट जो वो एग्जांपल है किस मटेरियल का? पहला डायमैग्नेटिक है, दूसरा फेरोमैग्नेटिक है, तीसरा पैरामैग्नेटिक है, चौथा क्या? नॉन मैग्नेटिक है। तो आपको बता रहे हैं कि जो कोबाल्ट है ये कौन सा मटेरियल है? 26 का बताना है, बताइए। एक बार आप ध्यान रखना कि कोबाल्ट कौन सा मैग्नेटिक, कोबाल्ट आपके पास जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। एक बार आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, डायमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी में पढ़ लेना ढंग से,
एंड थोड़े से एग्जांपल आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि कौन सा एग्जांपल फेरोमैग्नेटिक है या कौन सा एग्जांपल डायमैग्नेटिक है। 27 क्या है, तो रहा है कि द फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट FRC है ना, इफ द फाइबर्स आर नॉट dispersed properly then the resulting problem is called as फाइबर प्रबलित कंक्रीट में यदि फाइबर को ठीक से नहीं फैलता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्या को क्या कहता है। एक बात आप ध्यान रखना कि आपको याद रखना है कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी अभी के टाइम पे कौन सा फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट है ना। एडवांस टेक्नोलॉजी क्या था, पहले हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर बनाते थे, अब आज के डेट में क्या बन रहा है, आज के डेट में बन रहा है एक स्ट्रक्चर बनता है FRC यानी कि क्या फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल से फाइबर को क्या किया जाता है, कंक्रीट में मिक्स कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये कंक्रीट को और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ये जो फाइबर यूज करते हैं, फाइबर जो हम यूज करते हैं ये क्या ये प्रिवेंट करता है, ये सेकेंडरी स्ट्रेसेस को प्रिवेंट करता है ना, ये आप ध्यान रखना, ये सेकेंडरी स्ट्रेसेस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है।